हेलो, वेलकम टू अवर चैनल विज़ार्ड माइंड। आज हम लेके आए हैं आपका जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ये हमारा मैप बेस्ड सीरीज होगी जिसमें आपको हम लोग अपलोड करेंगे डेली बेसिस पे जो भी हमारे करंट में मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और जो भी हमारे टॉपिक होंगे उनको हम कवर करेंगे। इसमें आपको कंप्लीट आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा और आपके पीसीएस एग्जामिनेशन, अगर आप और भी कोई स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप ये मैप से अच्छे से लर्न करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ का सीधा सा मोटिव यही रहेगा कि आप मैप बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छे से सीख सकें और उनको एग्ज़ाम में आप छोड़े नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड मैप हमारा होगा। इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमारा है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, कंटिनेंट एंड ओशियन, टेक्टोनिक प्लेट्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेटलाइन एंड ओवरव्यू ऑफ कोर्स। तो हमारा ये लेक्चर हमारा जो फर्स्ट होगा तो हम इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। अगर हमारे कॉन्टिनेंट और ओशियन का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो हम बात आज करेंगे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी और उन्होंने बताया था कि ऑल द कॉन्टिनेंट फॉर्म ए सिंगल कॉन्टिनेंटल मास। जो जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास रहा था, उसी से बने हैं, और एक मेगा ओशियन था सराउंडेड बाय द सेम। उसी के सराउंड मतलब उसी के चारों ओर, जैसे कॉन्टिनेंट था उसके चारों ओर ओशियन था, उसी से ये हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट और अलग अलग ओशियन हमारे बने हैं। एक उसको क्या कहते थे, सुपर कॉन्टिनेंट वाज नेम्ड पैंजिया। जो सुपर कॉन्टिनेंट था, एक सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट था, उसको हम बोलते थे पैंजिया, विच मीन ऑल द अर्थ, जिसका मतलब है पूरी अर्थ। द मेगा ओशियन वाज कॉल्ड पैंथलासा, और जो हमारा मेगा ओशियन था उसको क्या कहते थे, पैंथलासा, मीनिंग ऑल वाटर, इसका मतलब था ऑल वाटर। अराउंड 200 मिलियन अगो द सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया बिगिन टू स्प्लिट, और 200 मिलियन अगो हमारा जो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया और स्प्लिट होना, मतलब अलग अलग होना शुरू हो गया। उसी की वजह से अलग अलग हमारे कॉन्टिनेंट फॉर्म हुए। अब अगर हम बात करें तो पैंजिया जो था हमारा फर्स्ट ब्रोक इनटू 2 लार्ज कॉन्टिनेंटल मासेस। तो ये सबसे पहले तो 2 कॉन्टिनेंटल मासेस में ब्रेक हुआ, और अगर फर्स्ट पार्ट को जैसे कहा जाए तो लॉरेशिया एंड गोंडवाना, ये 2 पार्ट हैं, इनमें पहले हुआ, और इसको क्या करा इन्होंने, नॉर्दर्न एंड साउदर्न कंपोनेंट्स रेस्पेक्टिवली इन्होंने ब्रेक डाउन हो गए थे। सब्सिक्वेंटली लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड continued to break into various smaller continents that exist today। तो हमारा जो लॉरेशिया गोंडवाना जो कंटिनेंट थे, ये धीरे धीरे टूटते गए, ब्रेक होते गए, और इसमें छोटे छोटे कंटिनेंट्स फॉर्म होते चले गए, जो कि आज हम प्रेजेंट डे में देखते हैं। बहुत सारे हमारे कॉन्टिनेंट फॉर्म है, कुछ तो हमारे बहुत ही बड़े साइज़ में हैं, थोड़े कुछ हमारे छोटे साइज़ में भी हैं। अगर हम बड़े कंटिनेंट की बात करें, 7 कंटिनेंट्स जो हमारे बात करते हैं, तो इसमें हमारा सबसे पहला एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। और हमारे 5 ओशियन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें हमारा आता है अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे आप मैप की आप देख सकते हैं, मैप का यूज़ करके आप समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा सबसे पहले क्या था, एक पैंजिया। ये जो अगर हम लाइन की बात करें तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ से, ये देखिए पूरा ये एरिया ऐसे ऐसे जो होता हुआ जा रहा है ना एरिया, ये पूरा ये कम्प्लीटली ये वाला जो एरिया है, जो हमने ये अभी इसके अंदर जो हमने कर दिया ना, ये पूरा एरिया है, इसको बोलते थे पैंजिया। और इसके जो सराउंडिंग एरिया, जो लेफ्ट ओवर एरिया था, ये हमारा ओशियन था, पैंथलासा, जिसको हमने अभी देखा था। ये हमारा सबसे पहले कब हुआ था, 250 मिलियन ईयर अगो की बात है, इसको हम परमियन पीरियड बोलते थे। ठीक है, फिर हमारा ट्राइसिक पीरियड आया, जिसमें क्या था, लॉरेशिया और गोंडवाना, 2 हमारे जो कंटिनेंट है ये ब्रेक हो गए। देखिए ये इसमें हल्का सा मतलब है थोड़ा सा, और ये हमारा T3C हो गया। ठीक है, अभी आप देखेंगे धीरे धीरे ये ड्रिफ्ट होता गया, टूटता गया,
एक दूसरे से। ये देखिए छोटे छोटे पार्ट हैं, ये ब्रेक हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इस तरह से करते करते लास्ट में हमारे पास ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, बस यही बचा हुआ है हमारे पास में इस तरह से। तो ये जो हमारा, अगर हम बात करें, हमें ये तो समझ में आ गया कि ये हमारे कंटिनेंट हैं वो ड्रिफ्ट हुए, तो इस तरह से मतलब ब्रेक होते होते अलग अलग कंटिनेंट फॉर्म हो गए, अलग अलग ओशियन फॉर्म हो गए। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो इसके पीछे के लिए सबसे पहले हमें थ्योरी समझनी पड़ेगी, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी जिसको बोलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक इज द थ्योरी दैट अर्थ्स आउटर सेल, अगर हम बात करें तो अर्थ की जो आउटर सेल है जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जैसे आप कंपेयर कर लें, एक अगर हम एप्पल की बात कर लेते हैं, चलो एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। हमारा एप्पल का सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? जो छिलका होता है ना, छिलका, उसी की तरह ये हमारा जो होता है लिथोस्फीयर होता है। ये हमारा, इसमें हमारे जो लिथोस्फीयर था ये डिवाइडेड होता है सेवरल मेजर एंड माइनर प्लेट्स दैट ग्लाइड्स ओवर द मेंटल द रॉकी इनर लेयर अबव द कोर। अगर हम बात करें तो हमारा जो लिथोस्फीयर है इसमें छोटी और बड़ी जो प्लेट है, मेजर माइनर प्लेट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड होती हैं, कहीं कहीं मूवमेंट करती हैं, और अगर एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट करती हैं तो ये मेंटल है ना, मेंटल, उसके नीचे का जो पार्ट है, मतलब जो थोड़ा सा मतलब हल्का सा सॉफ्ट भी होता है, थोड़ा सा हार्ड भी पार्ट होता है, जो छिलके के बाद का जो पार्ट है उसको आप मेंटल मान लीजिए, ठीक है। तो उसके ऊपर ही हमारा ग्लाइड करती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल समझिए, जैसे कोई नीचे नीचे का जो पार्ट है उसके ऊपर ही एक छिलका टाइप का है, उसके अंदर का जो पार्ट है उसके ऊपर, तो ये उसी के ऊपर अगर छिलका अगर तैरना शुरू कर दे, आप इमेजिन करके देखिए, तो इस तरह से ये ड्रिफ्ट होता था। प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फीयर एज ए रिजिड यूनिट। तो हमारा जो एस्थेनोस्फीयर था, जो हमारा मतलब मेंटल और उसके बीच का जो पार्ट है, उसको पतली सी एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। अभी मैं नेक्स्ट आपको समझा दूंगी ये सारी चीज़ें, अभी आप इतना समझ लें कि जो एस्थेनोस्फीयर होता है उस पर ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती हैं, ठीक है। द थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज, अगर हम बात करें, अगर लिथोस्फीयर तो हमारा ये 200 किलोमीटर्स है ओवर द कंटिनेंट। और ओशियन की बात करें, ओशियन देखो, अगर सिर्फ कंटिनेंट्स की बात करें, कंटिनेंट मतलब हो गया जो हमारा लैंड वाला एरिया होता है, जो हमारा ऐसा एरिया होता है जैसे कि जिस पे हम लोग आराम से एक तरह से हम लोग रह रहे हैं, और जो पानी का एरिया है वो हमारा ओशियनिक प्लेट एरिया हो गया। तो अगर हम कंटिनेंट्स की सिर्फ बात करें तो वो हमारा 200 किलोमीटर है, और अगर हम ओशियनिक प्लेट की बात करें तो हमारा 5 to 200 किलोमीटर है, ठीक है। तो अर्थक्वेक, बाल्कोनिक एक्टिविटी, माउंटेन बिल्डिंग एंड ओशियन ट्रेंचेस फॉर्मेशन अकर्स अलोंग दिस प्लेट्स बाउंड्रीज। अब ये जो बाउंड्रीज होती हैं, इनका जब मूवमेंट होता है एक दूसरे के साथ में, या फिर एक दूसरे से स्लाइड करता हुआ जाता है, या एक दूसरे से ये जब अपार्ट होती हैं तो अलग अलग फॉर्मेशन फॉर्म होती हैं। इसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, माउंटेन बिल्डिंग हो जाते हैं, ओशियनिक ट्रेंचेस फॉर्मेशन होती हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये क्या क्या होता है वो हम आगे के लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी क्या होती है। अब देखिए, जो हमारा कोर होता है, जो हमारा सबसे इनर पार्ट होता है हमारी अर्थ का, आपको पता होगा कोर के बारे में। जैसे आपको एप्पल का भी हमने एग्जांपल दिया, तो सबसे अंदर जो पार्ट होता है, जो हमारा सीड होता है, बीज होता है ना एप्पल का, उसको आप कोर कर लें। और ये जो कोर होता है बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और यही एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र होती है? मतलब ये एनर्जी हमारी मेंटल की ओर ट्रांसफ़र होती है। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा कि हमारी जो एनर्जी है, मतलब अगर इधर यहाँ से एनर्जी मूव करेगी, यहाँ पे लो एनर्जी है तो यहाँ पे मूव कर जाएगा हमारा हीट, यहाँ से मूव करेगा, और ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है मेंटल में जाती है। जब ये मेंटल का जो एरिया है वो थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट है, लिक्विड फॉर्म में भी बन सकता है, लाइक दैट। तो ये हमारा उस तरह का एरिया है मेंटल का। तो ये जब हीट यहाँ से निकलता है तो यहाँ का जो एरिया है, जो यहाँ का एरिया, यहाँ से जब ये जो पार्ट होता है एनर्जी लेता है, तो ये बाहर की तरफ एग्जिट करना चाहता है, ये मूवमेंट करना चाहता है कि हम बाहर कैसे ये निकलेगा। तो जब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है तो सबसे जो यहाँ का जो वीकेस्ट पार्ट होता है, जहाँ से ये मूवमेंट कर सकता है, तो ये बाहर की ओर निकलना चाहता है। आपने कभी पानी को बॉयल किया होगा तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जब पानी को हम हीट करते हैं तो जो पानी की जो बूंदें ठंडी होती हैं वो नीचे जाती हैं, फिर वो हीट होकर फिर
ऊपर की तरफ मूव करती हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी डिटेल से पानी को खोलते हुए देखा हो, फिर वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करती, फिर वो नीचे आती, इस तरह से एक सर्कुलेशन मूवमेंट होता है। और जिसकी वजह से आपके जो ऊपर रखी हुई एक प्लेट होती है वो भी हल्के हल्के, या थाली आप रखते हैं तो वो भी हिलना शुरू हो जाती है, उसके अंदर भी मूवमेंट आता है, क्योंकि वो एक प्रेशर जनरेट कर देता है, उसकी वजह से एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ निकालना चाहता है। अगर वहाँ पे आपने देखा हो कुकर में सीटी जब आती है किस तरह से बाहर एकदम से सीटी निकलती है, तो इसी तरह से होता है, क्योंकि वहाँ पे एक आपको मतलब जो सीटी होती है वहाँ पे एक छेद रहेगा, वहाँ से निकलने के लिए सबसे एरिया मिल जाएगा उसको एस्केप होने के लिए। तो यहाँ से भी जो एरिया इन्हें बीकर एरिया मिलता है, वहीं से वॉल्केनो इरप्ट होना शुरू हो जाती है, तो यही बाहर हमारा निकलना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से जो अंदर मूवमेंट होते हैं ना, इसके ऊपर देखिए प्लेट्स टाइप में फॉर्मेशन होती हैं, तो ये मूवमेंट भी करती हैं, कोई अलग अलग टाइप की होती है। एक तो हमारा होता है डाइवर्जेंट प्लेट, जैसे दो प्लेट है, एक प्लेट 1 है, एक प्लेट 2 है। तो अगर ये मूवमेंट कर रही है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो अगर ये इस तरह से मूवमेंट करेंगे तो हम इसको बोल देंगे डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री, ये जो बाउंड्री इनके बीच में फॉर्म हो रही है। अगर हम बात करें कन्वर्जेंट प्लेन, ये प्लेट हमारी मान लिया भारी है और ये हमारी प्लेट हमारी हल्की प्लेट है, तो ये एक दूसरे से आपस में टकराएंगी, तो जो हैवी प्लेट होगी वो हमारी हमेशा नीचे जाएगी, तो ये हमारी नीचे की तरफ मर्ज हो जाती है, नीचे जाके सबडक्ट हो जाती है, ठीक है। और ये हमारी, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। उसके बाद हमारा आता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ये साइड बाय साइड मूवमेंट करते हैं, बट ये ना तो टकराते हैं ना तो ये दूर जाते हैं, ये स्लाइड होके ही नॉर्मली ऐसे करके मूवमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब अभी हमने समझा था उसके बारे में कि हमारा मतलब ड्रिफ्ट करते करते ये जो हमारा पार्ट हुए हैं, छोटे छोटे कंटिनेंट्स के पार्ट हुए हैं, तो ये हमारा पेंजिया था, सॉरी, ये हमारा पूरा ये जो एरिया था, ये हमने पहले ही डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमारा जो एरिया था ये पेंजिया का एरिया था, ये पूरा एरिया कम्प्लीटली इसको पेंजिया बोलते हैं। और इसके जो हमारा था पैंथलासा, ये हमारा ओशियन है रिमेनिंग पार्ट, तो ये सबसे पहले ब्रेक डाउन हुआ और इसको लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में हुआ था। उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये हमारा इस तरह से ये पूरा फॉर्मेशन है। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो अभी हमारा जो ये है कंटिनेंट्स हमारे किस फॉर्म में अवेलेबल हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ये धीरे धीरे अब भी मूवमेंट कर रहे हैं ड्रिफ्ट, लेकिन इनका जो मूवमेंट है बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में इधर से मूवमेंट कर दिया, इनको हल्का सा मिलीमीटर भी मूवमेंट करने में काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं। तो हम अपना ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानों की एज आपको पता ही है कितनी कम एज होती है, 100 ईयर में हम क्या क्या नोटिस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये चेंजेस होंगे तो इन फ्यूचर हो सकता है कि ये आइलैंड कहीं कहीं पे मूवमेंट कर जाए, आप अलग अलग एरिया में आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसमें पढ़ लेते हैं कि अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा लिथोस्फीयर, सॉरी, हम्म तो सबसे पहले हम मतलब इसमें अगर हम लेयर वाइज देखें तो हमारे यहाँ पे कितने पार्ट हैं। एक तो हमारा बैरियोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, फिर एस्थेनोस्फेयर है, फिर लिथोस्फेयर है, ठीक है। ये हमारे चार चार पार्ट हैं। हमारी अगर क्रस्ट का लेवल पूरा नीचे तक का जो हम एरिया की बात करें, जो अर्थ के अंदर से लेके बाहर तक का पूरा एरिया, ठीक है, तो उसको ऊपर हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, सबसे ऊपर जो पार्ट होता है। उसके बाद में जो बीच का एक एरिया ऐसा होता है उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, एक पट्टी सी होती है, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। उसके बाद में एक एरिया आता है मीजोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद में आता है बेरिस्फेयर, ठीक है। ये देखिए अगर हम बात करें ये पूरा, यानी कि ये हमारा अपर मेंटल और लोअर मेंटल इन दोनों को जोड़ लें, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मीजोस्फेयर। और ये हमारा आउटर कोर और इनर कोर इन दोनों को मिला लें, इसको बोलेंगे बेरिस्फेयर। और हमारा ये जो लिथोस्फीयर होगा, एक छोटा सा एरिया छोड़ देंगे यहाँ से, देखिए ये जो ये पट्टी जैसी है ना, इसमें, सॉरी ये पट्टी, उफ,
हाँ, ये वाली जो पट्टी है, तो अपर मेंटल और क्रस्ट, इन दोनों के बीच में एक पतली सी पट्टी जाती है, दोनों के बीच में ये लाइन नहीं है कोई, एक पट्टी सी है, इसको आप बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बीच का एरिया, और हमारा एस्थेनोस्फेयर की जहाँ से एंड होता है, ये देखिए एस्थेनोस्फेयर के यहाँ से एंड हो गया, और ये हमारा क्रस्ट, इन दोनों के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। ठीक है, अब हमारी कुछ लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को डिवाइड करती हैं, जैसे हमारा फर्स्ट लाइन ये वाला हो गया, कलर दूसरा ले लेते हैं इस पे, ब्लैक, जैसे परफेक्ट। तो हमारा जो इनर कोर है और आउटर कोर है, इसको डिवाइड कौन कर रहा है, ये वाली लाइन, इस लाइन को बोलते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी लाइन होगी हमारी। और उसके बाद में आउटर कोर और लोअर मेंटल, इन दोनों को आपस में कौन डिवाइड कर रहा है, ये वाली लाइन है, इसको गटन्सवर्थ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और उसके बाद में हमारा ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यानी कि लोअर मेंटल और अपर मेंटल, इसके एरिया को कौन डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं हम रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। और उसके बाद में हमारे पास ये जो एरिया आ गया है, यानी कि हमारा एस्थेनोस्फेयर, उसका यानी कि अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में एक एरिया है, और उसके बाद में क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर से ये वाली जो लाइन आ रही है ये, ठीक है, यानी कि क्रस्ट के ही अंदर का जो एरिया है, और अपर मेंटल, ये तो पूरा जो है ना, ये अपर मेंटल ही है, ये पूरा एरिया। तो यानी कि अपर मेंटल और क्रस्ट, इसके बीच का जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लाइन इसके बीच में इनको दोनों को आपस में डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं मोहो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछते हैं इसको। ठीक है, तो ये बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये किसको डिवाइड करती है, अपर मेंटल, और अगर मेंटल भी बोलोगे तो भी चल जाएगा, बट अपर मेंटल और क्रस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। ये हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये पूरी, ये, ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ गया होगा। और अगर हम कोर की बात करें तो हमारा जो कोर है, ये हमारा, ये निकल, नीफे बोलते हैं इसको, निकल और हमारा फेरस, यानी कि हमारा निकल और फेरस से बना हुआ है। और उसके बाद में ये हमारा जो मेंटल है वो सीमा, यानी कि सिलिकेट और मैग्नीशियम, यानी कि आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा है, ये सिलिकेट और एल्युमिनियम से बना हुआ है क्रस्ट। ठीक है, अब मेंटल कन्वेक्शन डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द मेंटल एज ए ट्रांसफर हीट फ्रॉम द वाइट हॉट कोर टू द ब्रिटल लिथोस्फेयर। द मेंटल इज हीटेड फ्रॉम द बिलो, cool from above, and its overall temperature decreases over long periods of time. All these elements contribute to mental convention. जैसे कि हमारे जो मेंटल होता है उसमें क्या होता है, मूवमेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों, मेंटल एज इट इज़ अ ट्रांसफर हीट फ्रॉम द वाइट हॉट कोर, मतलब जो हमारा वाइट हॉट कोर है वो बहुत ही उसमें मतलब हीट होती है, और वो जो मूवमेंट कराता है, द मेंटल इज हीटेड फ्रॉम द बिलो, मेंटल नीचे से क्या होता है, हीटेड होता है, और फिर ऊपर ठंडा होता है, एंड इट्स ओवरऑल टेम्परेचर डिक्रीजेज ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चलता रहता है, हीट होता है फिर ऊपर जाता है, हीट होता है फिर ऊपर जाता है। ऑल दीज एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू मेंटल कन्वेक्शन। तो इसमें मेंटल कन्वेक्शन आता है। ठीक है, आइए हम इसको समझ लेते हैं और अच्छे से थोड़ा सा कि होता क्या है कन्वेक्शन करंट। ये कन्वेक्शन करंट क्या होता है, जैसे कि अभी आप देखिए, ये हमारा यहाँ पे हम अच्छे से समझते हैं इसको। ये हमारा इनर कोर है, ये हमारा आउटर कोर है, ये बहुत ही हॉट है, ठीक है, बहुत ही गर्म है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब हीट है। तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, और यहाँ से ये धीरे धीरे हीट ले रहा है, यहाँ से ये मूवमेंट करेगा, यहाँ से गर्म होगा। जैसे पानी होता है ना, नीचे से आप फ्लेम लगा देते हैं, तो ये एक तरह से कोर हमारा फ्लेम की तरह काम करता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये जो आपका अवेलेबल है, ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा सॉलिड भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा लिक्विड, मतलब इस तरह का मटेरियल होता है जो ये धीरे धीरे हीट होता है और ये गर्म होता है। और यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे देखिए, यहाँ से हीट हुआ, ऊपर गया, फिर ठंडा हुआ, फिर नीचे आया, फिर गर्म गया, फिर आपने पानी को देखा होगा, ठंडा पानी होता है, गर्म पानी होता है, इस तरह से एक सर्कुलेशन जनरेट होता है। अब ये जो हीट होती है, आपकी जो प्लेट होती है वो कैसे ऐसे हिलने लगती है ना, प्लेट आप रखते हो उसके दुख दुख दुख, आपने कहीं देखा होगा ना, लाइक दैट। तो ये सिंपली वैसे ही मूवमेंट करता है। तो हमारा जो लिथोस्फीयर के ऊपर की जो लेयर है, ये जो हमारी प्लेट है,
ये हमारी लिथोस्फीयर पे ये हमारी मूवमेंट करना शुरू कर देती है। और जैसे मान लिया एक करंट इधर से गया हमारा, और कन्वेक्शन सेल का यहाँ से गया और एक इधर से गया, ये मूवमेंट होंगे कन्वेक्शन करंट की वजह से। एक इधर गया, ये प्लेट हमारी किधर खींच के ले जाएगा, ये इधर ले जाएगा, ये वाला किधर ले जाएगा, इधर। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे डाइवर्जेंट फोर्स लग रहा है। अब ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, ये दूसरे क्या होंगे, ऐसे हो जाएंगे। ऐसी तरह से करंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया होगा ये थोड़ा सा बीकर एरिया पड़ जाएगा इस तरह का। तो ये हमारा ट्रेंच विद द सबडक्शन जोन, यहाँ पे सबडक्ट हो गया, ये नीचे की तरफ आना मतलब होता है सबडक्शन। तो ये हमारा सबडक्ट हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे ट्रेंच फॉर्म हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये हमारा निकलेगा ओशनिक रिज फॉर्म हो जाती है, प्लेट सिंक्स इनटू द सबडक्शन जोन और यहाँ पे सबडक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अगर हम इसकी बात करें, जियोलॉजिस्ट इनविसन दैट द हीट ट्रांसफर बिटवीन द प्लेनेट कोर and a surface is a complex analogous to our hot water convection. The mantle is heated from below the core, and in areas that are hotter it rises upward, it is buoyant, where in the area that are cooler it sinks. सिंपली ये समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारा मतलब हीट होता है ना, तो हीट होने की वजह से क्या होता है, जो एरिया होता है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगता है, क्योंकि जब हीट होती है तो वो थोड़ा सा वेट, अगर उसकी डेंसिटी की बात करें तो फैल जाता है, फैलने की वजह से डेंसिटी उसकी क्या हो गई, कम हो गई। और डेंसिटी जब कम होती है तो वो नीचे जाएगा, ये हम जानते हैं, वांसी का लॉ है। उसकी वजह से क्या होगा, वो नीचे सब नीचे जाएगा, और फिर वो जो जो ठंडा है वो ठंडा वाला नीचे और गर्म वाला जो है वो ऊपर जाएगा, जो भी मतलब पार्टिकल्स होते हैं जो ये, ठीक है। This convection takes place in a mantle rock, a mixture of silicate mineral that are any given time would appear solid to us. Yet when the forces of buoyancy, ये buoyancy का जो force है applied over millions of years, this seems solid material does not move after all. It behaves like an extremely viscous fluid and creeps along slowly. Also in the uppermost portion of the mantle, the pressure temperature conditions are such that the small fraction, a few percent of the material probably in the molten state, thus we may have crystal mixed with a melt, a very hot slurpy, and that kind of material will flow more easily. तो जिस तरह से ये क्या होता है कि मतलब एक तरह से कोई आप एग्जांपल लीजिए, कोई चीज़ है उसको आप गर्म करेंगे तो वो मेल्ट होना शुरू होगी, तो एक स्लरी टाइप का मतलब थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा होगा, फिर और भी ज़्यादा पतला होता चला जाएगा जैसे जैसे फैलेगा उसका मतलब इधर से थोड़ा सा उसके बीच में जो गैप होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे जैसे फैलता जाएगा तो काफ़ी वो लिक्विड फॉर्म में आता चला जाएगा। और जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ में जो हमारे जो मतलब उसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं मूवमेंट करेंगे ऊपर की तरफ, तो जिसको एसके मिलेगी तो निकल जाएगा आराम से, ठीक है। All we have seen convection before. Every time we cook a pot of a water, for example, convection where the left we see picture of the pot water that's heated from below and has a lower density than the release heat and cools down the top and ठीक है। ये तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर ही चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे आते हैं तो क्या क्या फॉर्मेशन होती है, जैसे कि अभी आप समझिए इसको, ये एक मोमेंट इधर से हुआ, एक मोमेंट इधर हुआ, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा उधर गया, थोड़ा उधर गया, बीच में क्या होगा, गैप मिल जाएगा। गैप मिलते ही यहाँ पे रिज फॉर्म हो जाएगी, मतलब गड्ढे जैसा होता है ये थोड़ा सा, और ये हमारा ये रिज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है, जहाँ पे ये जो लेयर है ये इसके ऊपर आई, ये इसके ऊपर आई, क्या हुआ, कन्वर्जेंट मूवमेंट हुआ ना। यहाँ पे आपने भी पढ़ा होगा बैक में, आप दोबारा से देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये सबडक्शन हुआ, ये प्लेट अंदर को डसी और यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेंच फॉर्म हो गई, ठीक है। ये ठीक है, तो ये हमारा सबडक्शन मतलब समझ गए। सबडक्शन मतलब होता है जैसे जो हैवी प्लेट है वो नीचे जाती है और जो हल्की जो प्लेट है वो ऊपर चली जाती है। सो नीचे वाली जो प्लेट होती है वो सबडक्ट हो जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सबडक्शन। और ये हमारा जो है ओशियन लिथोस्फीयर है। अगर हम अंदर की बात करें तो ओशियनिक लिथोस्फीयर है, और कंटिनेंटल लिथोस्फीयर ये रहा हमारा, ठीक है। यानी कि कंटिनेंट वाला तो हमारा हैवी है, ये जो हमारा ये
कंटिनेंट वाला हल्का होता है और हमारा ओशियन वाला हैवी होता है हमेशा, ठीक है, याद रखिए। जो हमेशा धंसेगा क्या, ओशियन वाली प्लेट ही मतलब धंसती है, ना कि हमारी कंटिनेंट वाली हल्की होती है हमेशा ओशियन से, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम इसको अच्छे से खाली मैं रीड कर देती हूँ, आप समझ लीजिए। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वेयर न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट पुल्स अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर हम बात करें तो हमारा न्यू क्रस्ट जनरेट हो जाता है क्योंकि जो प्लेट होती हैं एक पुल करती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। एग्जाम्पल है हमारा मिड अटलांटिक रिज, हमारी जो फॉर्म हुई है वो है। अब हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात करें, वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव्ड अंडर अनदर। अगर हमारा बात करें तो क्रस्ट हमारा क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है क्योंकि हमारी जो एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट पे हमारी मूव कर गई है, ठीक है। तो द लोकेशन वेयर द सिंकिंग ऑफ प्लेट ऑकर्स इज कॉल्ड सबडक्शन। जहाँ पे जो प्लेट है वो डूबती है, सबडक्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं सबडक्शन। देयर आर 3 वेज इन विच कन्वर्जेंस कैन ऑकर। 3 तरीके हैं उससे सबडक्शन हो सकता है। बिटवीन एन ओशियन एंड कंटिनेंट प्लेट्स, बिटवीन द, देखो एक क्या हो सकता है, बिटवीन एन ओशियनिक एंड कंटिनेंटल प्लेट्स, बिटवीन टू, मतलब एक तो हमारी ओशियन हो जाए, ये हमारा ओशियन हो और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो, इस तरह का भी हो सकता है। यानी कि दोनों ही सब ओशनिक प्लेट हो जाए या दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट हों। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे जो प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ये हमारी मान लिया ये हमारा ओशियन है और ये हमारा कंटिनेंट है, ठीक है। तो ये है, तो अगर हम इनको आपस में कर सकते हैं, देखिए ये गया और एक ये गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होंगी इस तरह से भी हो सकता है कन्वर्जन, और यहाँ पे दोनों ही, एक यहाँ से एक ये भी एक प्लेट है, ये वाली कंटिनेंटल प्लेट है और ये वाली भी, दोनों ही कंटिनेंटल प्लेट है। इधर मूवमेंट इसने भी किया, इसने भी किया, ये एक दूसरे के ऊपर आई और ये जो हैवी होगी वो तो नीचे जानी है, जो हल्की होगी वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो एक ये प्रोसेस होगा कन्वर्जेंस का, या तो यहाँ भी ओशियनिक हो या ये भी ओशियनिक हो। तो ये दोनों भी अगर एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करती तो जो हैवियर होगी, तो या तो ये इधर से हो सकता है या तो इधर से हो गया, ठीक है। लेट्स इट। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री और वेयर द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस, जहाँ पे ना तो मतलब कोई क्रस्ट प्रोड्यूस्ड होता है ना तो कोई डिस्ट्रॉयड होता है। ये स्लाइड करता है हॉरिजॉन्टली और मतलब पास्ट इज अदर, और एक दूसरे से स्लाइड मतलब होते होते ये निकल जाता है बस, और वो नहीं होता है। चलो हम ये इमेज से समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारी प्लेट बन है, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं ये ओशियन प्लेट है, सॉरी व्हाट हैपेंड, यस हाँ, ये हमारी ओशियन प्लेट है, ठीक है। प्लेट, इसको हमने नाम दिया प्लेट वन। ये जो ये है ना, ये पूरी ये हमारी प्लेट वन हो गई और ये हमारी हो गई प्लेट टू। दोनों कैसी हैं, ओशियन प्लेट हैं, ठीक है। अब इसमें जो मूवमेंट हो रहा है ये देखिए, ये पूरा नीचे से हीट आ रही है, यहाँ से जो लावा है वो निकलना चाहता है, एग्जिट करना चाहता है और हीट आती जाएगी, तो यहाँ से ये निकला यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, दोनों प्लेट आपस में जैसे अगर मान लिया कोलाइड होती हैं तो ये इस तरह का फॉर्मेशन फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे वोल्केनोज इरप्ट होना शुरू हो जाती हैं, अलग अलग एरिया जहाँ पे भी बीकर सेक्शन मिलता है वहीं से ये देखिए यहाँ से निकल सक रहा है, यहाँ से ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। और ये दूसरा हमारा क्या है, एक तो हमारा ये हो गया प्लेट टू है और ये हमारी प्लेट थ्री है, यानी कि कंटिनेंट वाला एरिया आ गया। इसमें क्या होगा, ये तो नीचे गई सबडक्ट हो गई, यहाँ पे जाके यहाँ पे कोलाइड हुई तो सबडक्ट हो गई, और यहाँ पे जब सबडक्ट हुई है तो हमारा जो ओशियन ट्रेंच, ये हमारा ट्रेंच टाइप का फॉर्म्ड हो गया, ये एरिया ट्रेंच टाइप का टाइप, और यहाँ का जो मटेरियल है ये यहाँ से मूव करना शुरू कर रहे हैं, तो ये सबडक्शन वोल्केनो इसको बोलते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लेक्चर के बाद में भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशियन प्लेट्स। और सबसे अगर मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें तो हमारी अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट।
North American with Western Atlantic float separated from the South American plate along the Caribbean island plate. फिर हमारी अगर बात करें तो हमारी तीसरी आती है साउथ अमेरिकन विद द वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोट सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट अलॉन्ग द कैरिबियन आइलैंड प्लेट। फिर हमारी आती है पैसिफिक प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका विद द ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोट प्लेट, यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशिनिक प्लेट। ठीक है, अब देखिए अगर एक सिंपल सा फंडा है जहाँ पे देखो 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इस फिगर को दिखाने का मतलब ये है, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर जो भी ये जो डाइवर्जेंट है, ये कुछ भी प्लेट, कोई सी भी ट्रांसफॉर्म प्लेट है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, इनकी वजह से कौन कौन सी मतलब चीज़ें हैपन होती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो अगर हम डाइवर्जेंट ये हमारी डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री है। यहाँ से आपको वो थ्योरी आप समझ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ से निकला ये, और ये हमारा यहाँ से लावा निकलने के लिए एस्केपिंग कर रहा है, क्योंकि ये वाली हमारी इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है। सीधी बात है, ये एरिया वीक हो जाएगा और यहाँ से हमारा लावा निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, रिज, ठीक है, और ये वॉल्केनिक इरप्शन होगा। तो अगर हम बात करें जहाँ पे भी ओशियन प्लेट फॉर्म होगी, मतलब ओशियन, अगर एक भी प्लेट ओशियन है तो वहाँ पे सीधी बात है कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा वॉल्केनो इरप्शन होना ही होना है। ठीक है, और अर्थक्वेक हमारा जब कॉन्टिनेंटल में से कोई सा भी होगा तो हमारा अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, अब जैसे ये आप देखें ट्रांसफॉर्म है तो उसमें क्या होता है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो क्या होगा, मूवमेंट हो रहा है, इधर से जा रही है और इधर से जा रही है। अगर दो प्लेट आपस में जा रही है तो हल्का हल्का एक अगर दूसरे से टकरा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है, तो एक दूसरे की स्पीड को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे और एक दूसरे को, अब जैसे तुम चल रहे हो और कोई आपके पास से गुजरता है, वो आपको हल्का सा झटका लगाता है, तो आप तो नॉर्मली चल रहे थे, लेकिन जहाँ उसने आपको हल्का सा पुश करा तो आपकी जो ऑटोमेटिक स्पीड है वो अलग तरह से, आप एक बार गिर भी सकते हो, कुछ भी होता है, तो मतलब आपको भी झटका सा लगता है। सो द सेम एज हैपन इन द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में भी ऐसे ही होता है। अब हमारा आता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है कि हमारा ये जो एरिया गया, यहाँ से सबडक्ट हो गया, हमारा जो हैवी हमारा जो प्लेट था वो नीचे सबमर्ज हो गया, और ये हमारा जो प्लेट था यहाँ से जा रहा है। अब जैसे ही गया, यहाँ से जो होगा पूरा मेल्ट हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से मेल्टेड जो होगा मटेरियल, ये बाहर की तरफ एस्केप करना शुरू कर देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है यहाँ पे, तो ये भी हमारा वॉल्केनो इरप्शन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं जो हमारी पूरा ये जो इमेज है, ये इससे आप अच्छे से देख लीजिए, इससे आप समझ सकते हैं जैसे हमारी ये पूरी प्लेट है जो किस तरह से डिवाइडेड है। अगर हम बात करें तो ये पूरा एरिया है इस तरह से, तो समझ लेते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म। तो हमारी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, अगर हम उसको किससे हम इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा ऑरेंज कलर का कलर दिख रहा है, तो हम ऑरेंज ही ले लेते हैं, सॉरी ऑरेंज नहीं लेते हैं क्योंकि फिर मर्ज हो जाएगा ना, चलो हम डिफरेंट ही कलर लेते हैं। तो हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जहाँ जहाँ पे आपको दिख रही ना, ये वाली प्लेट गई, ये ऑरेंज सी, ये पूरी, ये सब, ये जो प्लेट की बात करें, ये पूरी जो प्लेट है, ठीक है, ये जो प्लेट गई हैं, ये ट्रांसफॉर्म प्लेट है हमारी, ये सब पूरा एरिया जितनी भी है। ठीक है, इसमें जो बाउंड्री फॉर्म हो रही है, कौन सी हो रही है, ये हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। डाइवर्जेंट को किससे रिप्रेजेंट किया है, ये जो हमारा ये एरिया दिख रहा है पूरा वाइट वाइट, इनके साथ साथ में अब ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ना वाइट वाइट सी, ये होंगी टीथ ऑन ओवरराइट प्लेट। इनको कन्वर्जेंट प्लेट जो है, ये टीथ जैसे बनाए दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से, ये बाउंड्री जहाँ जहाँ फॉर्म हुई है, यहाँ पे हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं। और हमारी अर्थक्वेक एक्टिविटी कहाँ पे है, ये हमारा येलो से हमने अर्थक्वेक को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, येलो से ये पूरा ये, तो आपको अभी पढ़ा ही था हमने कि जहाँ जहाँ पे
कन्वर्जेंट या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होती हैं, वहाँ पे हमारा क्या आता है, ये हमारा आता है अर्थक्वेक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बाउंड्री गई है ये, और कन्वर्जेंट बाउंड्री थी, यहाँ पे अर्थक्वेक है। येलो येलो से जो डिनोट किया हुआ है, ये पूरा येलो ये एरिया रहा पूरा, ये देखिए, ठीक है। तो ये पूरा एरिया हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी प्लेट्स हैं। एक ही हमारी यूरेशियन प्लेट है। एक बार हम इसको हटा देते हैं, फिर अच्छे से समझते हैं। ये जो पूरी प्लेट है हमारी यूरेशियन प्लेट है, और ये हमारी है जुआडे फूका प्लेट है यहाँ पे, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। और ये हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी, ये हमारी कैरिबियन प्लेट है यहाँ से। ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, और ये हमारी है नज़ाका प्लेट है, कोको प्लेट है। ये हमारी ओशनिक प्लेट्स है, ठीक है, पैसिफिक प्लेट है, और ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये फिलीपीन प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है ये। और ये हमारी ये एरिया हमारा है कामचटकान आर्क है, जापानीज आर्क है। ये MBBCA आर्क है, कास्केड आर्क है। इस वाली आर्क जो बनी हुई है इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी प्लेट अंटार्कटिक प्लेट है, स्कॉटिया प्लेट है ये वाली, इसके स्कॉटिया प्लेट हो गई। इस तरह से आप उनको इमेज में देख लिया आपने, ये समझ गए होंगे कि कुछ कुछ प्लेट्स हमारी ओशियनिक प्लेट हैं और कुछ कुछ हमारी कंटिनेंटल प्लेट्स हैं। और ये आपस में जो मूवमेंट्स होते हैं इनके हिसाब से इनमें क्या वोल्केनो इरप्शन होगा या मतलब अर्थक्वेक होगा, ये सब डिसाइड होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट देखो, अगर हम मैप को समझना है तो हमें बेसिक से चीज़ों को समझना पड़ेगा, और जब तक हम बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे तो मैप समझने में हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहला लेक्चर हमने इसीलिए रखा है ताकि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से पहले बेसिक कंसेप्ट को हम क्लियर कर लें। तो हमारा ये जो पार्ट है इसमें हम डिसाइड करेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो अगर मैं वैसे तो इसकी डेफिनेशन बहुत सारी होती है, लेकिन अगर आप इन जनरल कभी कन्फ्यूजन नहीं चाहते हैं तो सीधी बात है लैटिट्यूड। लेटी हिंदी में आपको लेटी मतलब क्या होता है, लेटा हुआ कोई इंसान है, तो जो लेटी हुई रेखा दैट मीन हॉरिजेंटल लाइंस ऑन, मतलब एक तरह से इमेजिनरी लाइन है जो हमारे अर्थ के ऊपर बनाई गई है, उनको बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन। और हमारी जो एक तरह से सर्किल्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ लाइन नहीं होती, सर्कुलर लाइन होती है, दैट मीन सर्किल होते हैं, उनको बोलते हैं लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड क्या हो गया, उनको अगर वर्टिकल, एक तो खाली हम बेसिक एक को याद रखते हैं, दूसरा अपने आप से याद रहेगा लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड मतलब उसका अपोजिट हो गया, दैट मीन जो लेटा नहीं है खड़ा है उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, ओके। चलिए ये तो हमारा हो गया बेसिक अपना, ताकि आप भूलें ना उसके लिए मैंने बोल दिया, बाकी अभी हम समझते हैं क्या होता है। तो लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन होती है, एन इमेजिनरी ग्रिड इज यूज टू फाइंड अ लोकेशन ऑन ए ग्लोब। एक इमेजिनरी ग्रिड हम यूज़ करते हैं उस ग्रिड सिस्टम का यूज़ करके कि किसी की लोकेशन क्या है, मतलब हॉरिजेंटल से अगर देखेंगे तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, और हम वर्टिकल उससे देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि कोई पॉइंट हम एक मतलब रख देते थे और उसकी हम कोऑर्डिनेट्स निकालते थे कि इतना इतना कोऑर्डिनेट है। तो सिमिलर यहाँ पे भी, जैसे अभी हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे ये हमारा हमने क्या करा, एक ग्राफ बना लिया लाइक दैट, ठीक है। अब हमने इसको 1 और 2 3 4 5 दे दिया, और हमने यहाँ पे भी 1 2 3 और 4 ऐसे करके हमने एक ग्राफ बना लिया। अभी हमसे कोई पूछे ये पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, तो अगर हम इधर से देखेंगे तो हमारा कहाँ पे है, इस कोऑर्डिनेट से देखेंगे तो हमारा ये पॉइंट 3 पे है, और हम इधर देखेंगे तो हमारा पॉइंट 3 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो सिमिलर ऐसे ही हमारा एक इमेजिनरी ग्रिड होता है जो कि हमारी अर्थ के ऊपर बनाया गया है, उससे हम ग्लोब पे अपनी लोकेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका हम यूज़ करते हैं, उस ग्रिड को हम, दिस ग्रिड इज मेड अप ऑफ इमेजिनरी लाइन्स कॉल्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये ग्राफ बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, तो ये जो लाइन्स है ना, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इन्हीं लाइन्स को मिला के हमने बनाया। मतलब जो ये इस तरह की लाइनें जाती हैं लेटी हुई हैं लैटिट्यूड है,
और लॉन्गिट्यूड दैट मीन स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस, ठीक है। लैटिट्यूड मेजर डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर। अगर लैटिट्यूड की बात करें तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, और ये हमारा ईस्ट हो गया, और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो ये तो आप डायरेक्शन तो आपने पढ़ा ही होगा। तो क्या है लैटिट्यूड, क्या होता है, हमारा मीज़र होता है। जैसे नॉर्थ से साउथ की ओर हम कितना जा रहे हैं, डिस्टेंस, जैसे कि अगर हम नॉर्थ की साउथ से कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह की जो डिस्टेंस ये डिवाइड कर रहा है ना आपस में, तो ये डिवीज़न कर लिया हमने। नॉर्थ और साउथ की जो लाइन है उसको हमने डिवाइड किससे करा, लैटिट्यूड से। तो ये हमारा नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक हमने इनके बीच का एक मिड पॉइंट ले लिया जिसको हम जीरो बोल देंगे, एंडिंग विथ 90। तो ये भी 90 पे जाएगा इधर, और इधर वाला भी 90 पे जाएगा। तो जहाँ पे हमारा सेंटर है नॉर्थ और साउथ का, उसको हमने 0 पॉइंट कंसीडर कर लिया, और जहाँ पे ये एंड होता है उसको हमने 90 मान लिया, ठीक है। अब हमारा लॉन्गिट्यूड क्या होता है, और लॉन्गिट्यूड हमारा जस्ट अपोजिट है उसी का। यहाँ पे देखिए ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है, इसका हमने एक सेंटर पॉइंट 0 ले लिया, और यहाँ से हमारा 90 इधर भी जाएगा, और यहाँ से भी 180 है इसमें मैक्सिमम, और इसमें भी हमारा 180 मैक्सिमम है, ठीक है। उसमें तो 90 था, उसमें हमारा क्या है 180 है। तो द लॉन्गिट्यूड कैन बी डिफाइंड मैक्सिमम एज 180 ईस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन एंड 180 वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड 0 डिग्री इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अभी जो लाइन है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को अगर देखा जाए तो एक तरह से हमारी सेंटर्ड लाइन होती है, जो कि एक तरह से जो हमारा ये भी एक लैटिट्यूड ही है प्राइम मेरिडियन। तो यही प्राइम मेरिडियन है, इसी से डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं। जीरो, इसको हमने 0 मान लिया है, यहीं से हमारा प्राइम मेरिडियन स्टार्ट होता है, और 180 होता है, ठीक है। ओह आई एम सॉरी, दैट्स अ मिस्टेक आई डिड। गलत हो गया ये थोड़ा सा, फिर से करते हैं, रिवर्स करते हैं। देखो ये जो हमारा था, अभी तो हम लैटिट्यूड पढ़ा रहे थे ना, उसके बाद में लॉन्गिट्यूड हो गया। तो इसमें क्या होगा कि ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया, इसके बीच में एक लाइन खींच दी, ये वाली लाइन, ठीक है। इधर का एरिया और इधर का एरिया, ठीक है, ये पूरा। तो इसके ऊपर लाइन खींचेगी ना अभी, तो ये इस तरह से डिवाइड हो जाएंगी ये लाइंस। मैंने फिर से ईस्ट और वेस्ट हो गया। यहाँ पे ये लाइन सेंट्रल लाइन है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और इसी प्राइम मेरिडियन के पैरेलली तो नहीं जाती हैं, कुछ इस तरह से जाती हैं, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन होती हैं। तो द लॉन्गिट्यूड कैन बी डिफाइंड एट मैक्सिमम एज 180 ईस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, 180 फ्रॉम द वेस्ट। तो ये 180 यहाँ पे 180 है, और ये भी 180 है, ठीक है, ठीक है। तो 180 ये पूरी लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ। अगर हम सर्किल की बात करें, इस तरह से देखिए एक सर्किल है, तो ये इसको अगर हम 20 से डिवाइड कर दें तो ये पूरा एरिया 180 हो गया, और ये पूरी 180 हो गई, ठीक है। तो इसी के अलॉन्ग अगर हम डिवाइड करना शुरू कर देंगे लाइन के, इस तरह से, ओके, इस तरीके से प्राइम मेरिडियन एंड 180 वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, 0 इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच लाइन। तो ये हमारी ग्रीनविच लाइन हम इसको बोलते हैं, 0 डिग्री इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ग्रीनविच लाइन। इसको ग्रीनविच इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रीनविच से होती हुई निकलती है।
अब ये इमेज देख लीजिए, इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। वहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्लियर नहीं समझा पा रहे थे। देखो ये हमारा है, उफ, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये हमारा हो गया साउथ पोल, ठीक है। ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। यहाँ पे अब क्लियर ही समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम बात करें तो अगर ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइंस, हॉरिजेंटल लाइंस, दीज लाइंस आर latitudes, okay, these lines, any horizontal line यहाँ पे जो दिख रही है वो सारी हमारी हैं latitudes। और अगर हम बात करें longitudes, so these are lines are latitudes, these lines, okay, got it my point। तो हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। येलो इज परफेक्ट, ओके। ये जो हमारी लाइन है, ये वाली, अभी जो मैंने पीछे समझाया हुआ उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ये जो लाइन गई है हमारी, यहाँ से हमने 0 कंसीडर कर लिया है, ठीक है, 0 डिग्री है। अगर इधर जाएं, इस साइड जाओगे तो माइनस। ये तो आपने लाइन सिस्टम में पढ़ा होगा ना कि इधर के जो नंबर होते हैं लेफ्ट साइड के, वो हमारे हमेशा नेगेटिव होते हैं, और इधर हमारे राइट साइड के जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो 0 से हम 10 डिग्री गए, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से डिवीज़न है। -10 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से जाते हुए ये 180 तक हमारा करता है, ठीक है। तो इस लाइन को, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन, इसको बस देख लीजिए, 0 डिग्री है। यहीं से हमारा लेफ़्ट और साइड की तरफ नंबर लाइन हमारी जो होती है वो काउंट होना शुरू हो जाती है। तो यही हमारा कहलाता है प्राइम मेरिडियन, इसको 0 लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। इसमें तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन बताई हमने, और भी बताएंगे अभी आगे के लिए, लेकिन अभी हम सर्कल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इस फिगर के थ्रू हम सर्कल के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए, एक ये जो सर्कल है, सबसे पहले एक सर्कल है जो सेंटर से होता हुआ जाता है ऐसे। अगर हम बात करें तो एक ये सर्कल है, और सॉरी, ये हमारा पूरा अर्थ था, इसका एक पार्ट ये रहा और उसका एक पार्ट ये रहा। तो इस अर्थ का एक, ये जो सर्कल है ना, जहाँ से इसको काटा है, सो दैट सर्कल, जो इसको जो इक्वल पार्ट में अगर हम इसको जोड़ दें तो ये हमारा जो सेंटर है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री। यहाँ से हमारा 90 तक इधर भी काउंट होता है और इधर भी काउंट होता है, ठीक है। तो एक सर्किल ये हो गया। उसके बाद हम दूसरा कलर ले लेते हैं अलग अलग उसके लिए। ओके, तो हम एक सर्किल ये ले लिया, उसके जस्ट नीचे ये वाला जो एरिया है, इसको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन लाइन के बीच का जो एरिया है, ये ट्रॉपिकल जोन है। दैट इज ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ये हमारा ट्रॉपिकल जोन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें इस ट्रॉपिकल जोन की, जो यहाँ से ये जो लाइन गई ट्रॉपिकल जोन की, ये वाली लाइन और ये 0 डिग्री लाइन, इतना सिर्फ ये वाली लाइन है। ये एरिया अलग है और ये एरिया अलग है। लेकिन ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ओनली ये वाला, अगर हम सर्किल, इस ये राउंड सर्किल की बात करें, ये वाला जो सर्किल आ रहा है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं ना, यहाँ से इस तरह का। अगर इस सर्किल की हम बात करें तो हमारे ये क्या कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिमिलर हेयर यू कैन सी, ये वाला अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से अगर हम इसको एक सर्किल की बात करें तो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। और फिर ये हमारा यहाँ की बात करें, ये वाली लाइन से, सॉरी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, एक है अंटार्कटिका सर्किल
और ये वाला हमारा आर्किटिक सर्कल। ये आपको ऐसे देखने में तो स्ट्रेट दिख रहा है, बट अगर हम किसी बॉल को काटते हैं तो वो इस तरह से राउंड सर्किल होता है ना, तो ये उसी तरह से आप इमेजिन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेट लाइन को इमेजिन कर रहे हो। ये यहाँ से हम कट करेंगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन हमको कैसा दिखाई देगा, लाइक दिस, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा ना यहाँ से। तो ये जो लाइन है, जो क्रॉस सेक्शन है, इसको बोलते हैं आर्किटिक सर्कल। ठीक है, और हम इसको अगर हाफ से काट दें, सेंटर से काट दें, तो ये हमारा इक्वेटर हो गया। और अगर इसका यहाँ पे सर्किल से थोड़ा और सेंटर से थोड़ा इतना यहाँ पे डिस्टेंस पे थोड़ा सा करते हैं कट, तो हमारा ये दूसरा जो फॉर्म होता है इस तरह का, ये कम्प्लीटली सर्किल नहीं होता है, हाफ सर्किल नहीं होता, बट आप इसको समझ सकते हैं, ये यहाँ इस लाइन से काटा था। ठीक है, एक ये इमेज देख लीजिए, इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, वहाँ पे शायद आपको क्लियर नहीं हो पाया होगा, इस इमेज में आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारी लाइंस गई हैं जो लैटिट्यूड्स हैं, दीज आर सर्किल्स डिवाइडिंग। ठीक है, ये छोटे छोटे सर्किल्स हैं इस तरह से। ये नॉर्थ टू साइड 90 डिग्री है, ये हमारे ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। हमारा जो आर्कटिक सर्किल है वो 66 डिग्री 5 नॉर्थ है, ये वाला। और ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो 23 डिग्री 5 साउथ है। और ये हमारा, अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 20 डिग्री नॉर्थ में। अगर ये हमारा देखें तो ये हमारा ये मिल गया हमें। ठीक है, और ये हमारी जो लाइन जा रही है मेरिडियन ग्रीनविच लाइन। ठीक है, तो ये हमारी, ये लिस्बॉन यहाँ से यह दिख रहा है आपको। ये नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये साउथ लैटिट्यूड है। सो माई लैटिट्यूड क्या होता है, इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द अर्थ टू द इक्वेटर। अगर हम बात करें तो हमारे अर्थ के इक्वेटर से जितना भी डिस्टेंस दूर है, कोई भी चीज़ है इक्वेटर से, उसको बोलते हैं, ये हमारा इक्वेटर हो गया। यहाँ से कितनी दूर है तो इसको हम बोलते हैं, ये पॉइंट गया हमारा, ये कितना है 20 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस गया इसका, तो उसी हिसाब से मेजर करते हैं इसको। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ 0 मेरिडियन। और हमारा, अगर हम उसकी बात करें तो हमारा इस लाइन की अगर हम बात करें तो ये 0 मेरिडियन हो गया। इससे जितना दूर है कोई पॉइंट, नॉर्थ में या फिर ईस्ट में, किस साइड में है, इधर होगा तो ईस्ट हो जाएगा, इधर होगा तो वेस्ट हो जाएगा। मेरिडियन लाइन से 0 लाइन यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हमारा आर्किटिक सर्कल आपको दिख गया क्लियरली, अभी आप देख सकते होगे, ये रहा हमारा आर्किटिक सर्कल। ठीक है, तो आर्किटिक सर्कल की बात करें तो हमारा ये इक्वेटर था, इक्वेटर से कितनी दूर था, 66 डिग्री 5 नॉर्थ। ठीक है, और हमारा, अगर हम बात करें इक्वेटर से, हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की सिमिलर डिस्टेंस है, वो साउथ में है और एक नॉर्थ में है। ये नॉर्थ वाला, ऊपर वाला क्या हो गया कैंसर, नीचे वाला कैप्रिकॉर्न। ये कैंसर ऊपर है और कैप्रिकॉर्न नीचे है। वैसे कैप को तो ऊपर होना चाहिए था, बट यहाँ पे कैप नीचे है, तो आप याद कर लीजिएगा, कैंसर ऊपर है, कैप्रिकॉर्न नीचे है, लाइक दिस। ओके, फैक्ट अबाउट द लाइन्स एंड लॉन्गिट्यूड, इनको आर नोन एज मेरिडियंस, इनको मेरिडियंस बोलते हैं लॉन्गिट्यूड को। ठीक है, जितनी भी लाइन होती है इनको मेरिडियंस बोलते हैं। रन इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हमारी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रन करती हैं, मतलब
नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ तक जाती है, साउथ से नॉर्थ, यही मतलब डायरेक्शन समझ जाओ इसी तरह से, जैसे कि ये इसका डायरेक्शन ये जाता है, ये ऐसे तो जा रही है, समझ गए। मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट, जो प्राइम मेरिडियन होती है उससे कितना ईस्ट है और कितना वेस्ट है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, प्राइम मेरिडियन है। अब इससे कितना, ये इधर जाएंगे तो हमारा ईस्ट हो गया, यानी कि 10 डिग्री हमारा ईस्ट से है, अगर हम इधर जाएंगे तो हमारा 10 डिग्री वेस्ट की तरफ हो गया। आर द फार्देस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड द मीट एट द पोल्स। और अगर हम इनकी बात करें तो जो हमारा इक्वेटर होता है ये सबसे सेंटर पार्ट हो गया ना हमारे अर्थ का, तो वहाँ पे ये देखिए कितनी डिस्टेंस है, तो सबसे यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ ये धीरे धीरे देखिए डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, कम होती जा रही है, और यहाँ तक आते आते एकदम गायब ही हो गई, ठीक है। तो एंड मीट एट द पोल्स, तो ये कहाँ पे मिलती है, ये हमारी पोल्स पे मिलती हैं। क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल, अगर इक्वेटर की बात करें तो ये इक्वेटर को हमेशा 90 डिग्री पे ऐसे कट करती हुई जाती है, लाइक दिस, जितनी भी होगी 90 डिग्री इक्वेटर को है। लाइन इज प्लेन दैट पासिस थ्रू द अर्थ एक्सिस, अगर हम एक जो प्लेन की बात करें, लाई इन ए प्लेन, एक प्लेन पे करती हैं, दैट पासिस थ्रू द अर्थ के एक्सिस, एक प्लेन है जो अर्थ के एक्सिस से जाता है उससे, और ये सभी एक दूसरे से लेंथ में क्या है, इक्वल हैं। लेकिन वहाँ पे क्या था, जो हमारी ये लैटिट्यूड थी ये इक्वल नहीं थी, कहीं पर सर्किल छोटा था, कहीं पर सर्किल बड़ा था, बट ये जो है वो हम इक्वल होती है। तो हम डिफरेंस में हमें कोई पूछ सकता है तो हम ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। आर हाल्फ्स ऑफ अ ग्रेट सर्किल, और ये मतलब आधी होती हैं, जो हमारा सबसे बड़ा ये सर्किल बनना है ना, जितना बड़ा ये सर्किल बनना है तो उसकी ये हाफ होती हैं, ठीक है। ग्रेट सर्किल की जो सबसे बड़ा सर्किल बनेगा उसकी हाफ होती है, सेंटर से ही बनेगा दैट मीन। तो कुछ लाइंस होती हैं उनके बारे में थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। एक होती है द लाइन ऑन मैप, यू कांट सी देम बट दे आर देयर, पॉइंट्स एंड लाइन ऑन मैप define not only where are you but also when you are there. Navigators still rely on these imaginary line to get where they are going. You can use them too. जो नेविगेशन सिस्टम आपने देखा होगा ना जीपीएस में किस तरह से काम करता है, ये नेविगेशन सिस्टम पूरा डिपेंड होता है इन्हीं लाइंस के ऊपर। तो एक इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसा नहीं कहीं पृथ्वी के ऊपर ही कहीं ऐसी लाइन बनी है, इमेजिन कर लिया है, और इनसे हमारी क्या है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के बाद में किसी की भी एग्जैक्ट लोकेशन हम निकल सकते हैं। अभी आप यहाँ पे हो, इंडिया में हो, तो आप अपना एड्रेस देते हो, लेकिन जो बहुत सारे मतलब कंट्रीज़ है वहाँ पे एड्रेस की जगह पे वहाँ पे लोग कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए वो कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल रहते हैं, उनके हिसाब से वो फाइंड आउट कर लेते हैं। द अंटार्कटिका सर्किल क्या होता है, द अंटार्कटिक सर्किल इज लाइज 3/4 ऑफ द बे बिटवीन द इक्वेटर एंड द साउथ पोल। अगर अंटार्कटिक सर्किल की बात करें तो वो हमारा उनके 3 हिस्से अगर हम कर देते हैं, इक्वेटर एंड साउथ पोल है उसके, तो उसके बीच का जो एरिया उसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। और आर्कटिक सर्किल उसको बोलते हैं 3/4 ऑफ द बे बिटवीन द इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का जो एरिया है आर्कटिक सर्किल उसको कहते हैं अबव दिस लाइन इज द आर्कटिक रीजन, इसके ऊपर का जो एरिया उसको क्या बोलते हैं, उस रीजन को आर्कटिक रीजन बोलते हैं। वेयर नाइट लास्ट ओवर 24 आवर्स इन द मिडल ऑफ द विंटर, जिसमें रातें 24 घंटे की होती हैं, ठीक है। इन द मिडल ऑफ विंटर, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है मिडल विंटर में, ठीक है। इट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन बिकॉज इन समर द सन नेवर सेट्स, और गर्मियों में यहाँ सन मतलब सेट ही नहीं होता है। ड्यू लाइन किसे बोलते हैं, द ड्यू लाइन डिस्टेंट अर्ली वार्निंग, एक मतलब वार्निंग लाइन मतलब ड्रॉ की हुई है, इज़ द 300 माइल लाइन ऑफ रडार स्टेशन नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्किल। जो आर्कटिक सर्किल है, ठीक है, उससे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, 3000 माइल लाइन है, और इट शुड बी नोटिफाई द यूएस एंड कनाडा अप्रोच द एनिमी प्लेन्स और मिसाइल्स। तो यहाँ से क्या होता है, एक सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया है, एक वार्निंग की तरह है। इट शुड नोटिफाई मतलब यूएस और कनाडा के जो भी होते हैं और मिसाइल है उनके बारे में ये बताती है, ठीक है।
द इक्वेटर क्या है? दिस इज इमेजिनरी सर्कल, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गोज अराउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के बिल्कुल मिडिल में है। और 24,902 माइल्स है। डिवाइड द नॉर्दर्न हेmisफीयर और साउदर्न हेmisफीयर को एग्जैक्टली हाफ में मतलब डिवाइड कर देती है। इंटरनेशनल डेट लाइन हमारी वो होती है एन इमेजिनरी लाइन वेयर द डेट चेंजेस वन डे व्हेन पास्ड इट इज़ वन डे अर्लियर ईस्ट ऑफ द लाइन एंड दैट ऑन द वेस्ट। अगर हम ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप, वो भी एक इमेजिनरी लाइन है। जैसे एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली अपने मतलब उस पर, तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो हमने एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली डेट लाइन को। तो ये अभी डेट लाइन का हम इमेज दिखा के समझा देंगे। अभी आप ये समझ लो, अगर इधर इंसान जाएगा तो वो उसका एक दिन पहले पहुंच गया, यानी कि अगर 1 जनवरी यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी होगी? 31 दिसंबर, ठीक है। अगर ये वाले न्यू ईयर मना रहे हैं तो ये वाले न्यू ईयर नहीं मना रहे होंगे, एक दिन बाद मनाएंगे। तो इनके बीच में क्या, एक दिन का गैप होता है। यहाँ पे सेम डे नहीं होता है, यहाँ पे एक दिन का गैप होता है। समझ गए? ओके। अब है मेरिडियन। मेरिडियन ऑलरेडी इमेजिनरी लाइन दैट रन नॉर्थ साउथ ऑन अ मैप फ्रॉम पोल टू पोल। मेरिडियंस एक्सप्रेस डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड हमने अभी पढ़ लिया था, मेरिडियन उनको लाइन बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। पैरेलल्स, देखो मेरिडियन उनको बोलते हैं जो लॉन्गिट्यूड होते हैं। लॉन्गिट्यूड पैरेलल तो नहीं होते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, उनको मेरिडियन बोलते हैं। और उसके अपोजिट होता है पैरेलल्स। पैरेलल्स मतलब क्या होगा? जो सर्किल है एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, लैटिट्यूड वाले ना, सीधे सीधे ऐसे बने हुए ना। लाइन दैट रन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने वाली जितनी भी लाइनें हैं उनको हम बोलते हैं पैरेलल। रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, हाउ फार द प्लेस इज फ्रॉम द इक्वेटर। द टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर तो हमने ऑलरेडी पढ़े। पैरेलल लाइन ऑफ द लैटिट्यूड दैट ए क्वार्टर ऑफ द बे, मतलब अगर हम पृथ्वी को मतलब 4 टुकड़ों में डिवाइड करें तो सेंटर से डिवाइड कर दो, उसके बाद में जो एक पार्ट बचा उसको फिर से हाफ डिवाइड कर दो। तो इस तरह का जो पार्ट बचता है ना, इसको बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर ऑफ द वे द इक्वेटर नॉर्थ पोल ड्यूरिंग द समर सोलिस्टिस, लगभग होता है। तो ड्यूरिंग द समर सोलिस्टिस द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड। तो समर सोलिस्टिस में क्या होता है? सन हमारा क्या होता है? डायरेक्टली ओवरहेड होता है। टॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर हमने पहले ही पढ़ लिया था। कैंसर ऊपर का जो पार्ट है वो होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? ओवरहेड होता है सन समर सोलिस्टिस में। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन ऑफ लैटिट्यूड, ये क्वार्टर ऑफ द बे, सेम ही है वही चीज़, बट ये क्या होती है? ये नॉर्थ पोल पे थी, ये हमारी साउथ पोल पे होती है। ड्यूरिंग द विंटर सोलिस्टिस द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड। यहाँ पे हमारा मतलब जो सन है ओवरहेड का कहाँ होता है? विंटर में होता है। और हेमिस्फीयर तो तुमने पढ़ ही लिया, द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ्स एंड हेमिस्फीयर। The northern hemisphere is the half of the earth between the north pole and equator. The southern hemisphere is the half of the earth between the south poles and the equator. The earth can also broke up another way into the eastern hemisphere. देखो एक तो हम क्या है, अपनी अर्थ को अगर हम इस तरह से कोई मतलब ले लेते हैं, बॉल को ही एक एग्जांपल लेते हैं, चलो समझते हैं इसको थोड़ा सा। ये हमारा कोई एक बॉल है, इसको हम सेंटर से ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली, और हम इसको, ये हमारी बॉल वही है, इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से सर्किल काट लें या फिर उस तरह से, तो ये जो पार्ट्स होते हैं इनको हम हेमिस्फीयर्स बोलते हैं अपनी अर्थ के। ठीक है। द इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में हमने अभी बताया था। तो इंटरनेशनल डेट लाइन इज इमेजिनरी लाइन है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट सिट्स मोस्टली ऑन द 180 लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड इन द मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशियन। जो हमारी अभी आपने बैक अगर हम बात करें, पीछे एक लाइन देखी थी, लाइन ऑफ मेरिडियन, एग्जैक्टली उसी की तरह ये भी है। ये भी ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन आपका दिखा रही है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन है, लेकिन ये थोड़ी सी जिगजैग टाइप की जा रही है, आप देख सकते हो ना। इमेजिनरी लाइन है, सरफेस ऑफ द अर्थ सिट्स मोस्टली ऑन द 180 लाइन्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड इन द मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में है। द इंटरनेशनल डेट लाइन लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वर्ल्ड टू द प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन हमने इमेजिन की थी वो तो हमारी क्या थी, वो एक तरह से देखें वो हमारी उससे होती हुई जा रही थी, मतलब कुछ मतलब लैंड टाइप का जो एरिया था वहाँ से भी गुजरती हुई जा रही थी, और ये हमारा ओशियन वाला एरिया यहाँ से गुजर के जाती है। ठीक है। तो
उसकी अपोजिट लाइन है। जैसे एक लाइन, जैसे सर्किल बना के समझाती हूँ मैं। ये हमने एक सर्किल ले लिया, ठीक है, सॉरी अच्छा सा सर्किल ले बनाया। आई डिड वेरी वेल, बहुत अच्छा बना लिया। चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे ये जो हमने सर्किल बनाया, अगर हम इसकी बात करें तो एक लाइन ये ऐसे करके गई, मतलब सॉरी ये हमारा सर्किल है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो एक ये लाइन गई है, एक लाइन अगर हम इधर खींचें और एक लाइन हमने एक, तो इसके ये वाली मेरिडियन लाइन है ना, तो इसके पीछे भी तो एक लाइन आ जाएगी ना। जैसे ये लाइन गई, ये ऐसे करके देखो ना, इस तरह से इसके बैक में भी तो एक लाइन होगी ना, ऐसे समझ लो। ये पूरा इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, एक ये मेरिडियन लाइन है और ये वाली लाइन है मेरिडियन लाइन और डेट लाइन, ये एक दूसरे की अपोजिट लाइन होती है, ठीक है। द इंटरनेशनल डेट लाइन लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वर्ल्ड टू द प्राइम मेरिडियन। जो अपोजिट साइड होती है वर्ल्ड की, द प्राइम मेरिडियन उससे होती है। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू द ग्रीनविच इन द लंदन, ग्रीनविच एरिया है, इसे ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेपरेट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो हमारी प्राइम मेरिडियन होती है वो तो डिवाइड करती है। और एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, ये जिगजैग क्यों है। अब देखिए, अब एक कंट्री है, अगर ये लाइन को हम देखते हैं तो कहीं कहीं पे ऐसे भी एरिया आएगा ना, जैसे ये एक तरफ तो ये आ गया फ्रंट में, ये तो मेरिडियन हो गया, इसके अपोजिट में हमने क्या ड्रॉ कर दी, ये हमने मेरिडियन की डेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो आप एक चीज़ सोच के देखिए कि ये जिगजैग इसलिए होती है क्योंकि कई कई एरिया होते हैं ना जहाँ पे अब एक ही कंट्री है, एक ही कंट्री में अलग अलग अगर हम इसको डेट लाइन रख दें तो आज वहाँ अलग वो होगा और आज वहाँ दूसरा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, टाइम को सेम रखने के लिए और दोनों में डिफरेंस ना हो, टाइम सेम रहे, तो उसको थोड़ा सा जिगजैग कर देते हैं ताकि एक ही कंट्री में मतलब जो लाइन गुजरे तो मतलब उससे डिस्टेंस ज़्यादा मतलब चेंज ना हो, ठीक है। और इसको हमने ओशियन से इसीलिए लिया है क्योंकि ओशियन में कोई कंट्री तो होती नहीं है। हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि वहाँ कोई कंट्री होती है। तो आप यहाँ पे इस तरह से जिगजैग लाइन का यूज़ करके हम बस इसीलिए करते हैं, बाकी इसके पीछे बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है। द इंटरनेशनल डेट लाइन separate two consecutive calendar days immediately to the left of the international date line. The date line is always one day ahead of the date or day immediately to the right of the international date line in the western hemisphere. People crossing the line from east to west skip forward a day. Those crossing from west to east repeat the day. तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लेफ़्ट की बात करें, इंटरनेशनल डेट लाइन की अगर हम लेफ़्ट की बात करें, इज़ ऑलवेज डे अहेड ऑफ द डेट इमिडिएटली टू द राइट द इंटरनेशनल डेट लाइन इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्ट और वेस्ट दोनों हेमिस्फीयर का अगर हम बात करें तो अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखें तो एक दिन हमारा लेग बिहाइंड रहता है और दूसरा उसमें है वहाँ पे एक दिन आगे चलता है हमारा। पीपल क्रॉसिंग द लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट स्किप फॉरवर्ड ए डे। अगर वो इधर से उधर जाते हैं, दोज क्रॉसिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट रिपीट द डे। इफ यू flew from the Tonga on the western side of the international date line to Samoa on the eastern side, it takes 2 hours, but because you crosses the international date line, you arrives 20 hours before you left, ठीक है। अगर इफ़ यू फ्लो फ्रॉम टोंगा ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, टोंगा से फ्लाइट करते हैं टू समोआ ऑन द ईस्टर्न साइड, इट टेक्स 2 आवर, 2 ही घंटे लेता है बस इसमें, टोंगा मतलब है वहाँ से, बट बिकॉज ऑफ योर क्रॉसेज द इंटरनेशनल डेट लाइन यू अराइव्स 20 बिफोर यू लेफ्ट। तो आप 22 घंटे पहले पहुँच जाते हैं उससे जो आपका टाइम चला उससे पहले। द आइलैंड ऑफ किरिबाती यूज टू
be on eastern side of the international side of that line, but it is now on the western side of the line. It changed side in order to be first nation to see in the year. It changed the side in order to be the first nation to see in the year 2000. तो हमारा किरिबाती आइलैंड है वहाँ से, ठीक है। तो अभी आपको बेसिक चीज़ें मैंने समझा दी हैं, और अभी नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा वो अभी हम इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। और हमारा मैप के बेस पे जो हमने बेसिक चीज़ें अभी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कल हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। और अभी हम रेगुलर होके वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास में ही कुछ मतलब अभी बहुत कुछ साउंड जैसा हो रहा है। आपको शायद मेरी रिकॉर्डिंग में भी कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, तो उसके चलते हमने सोचा था शायद ये 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बट अभी हमने उनसे डिस्कस किया तो ये काफ़ी पूरा 7 दिन तक लगभग बता रहे थे चलेगा। तो हमने सोचा कि जब ये बंद ही नहीं होगा तो इससे अच्छा हम इसी साउंड में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो, और हमने वीडियो आज रिकॉर्ड कर ली है। और हाँ, बीच बीच में अगर वीडियो नहीं आती इसका मतलब ये नहीं है कि अनसब्सक्राइब करके आप लोग चले जाते हैं। चैनल पे बने रहिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अगर एक चैनल हमारा भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका बहुत ही आसान होगा। और क्योंकि हम लोग अभी बेसिक लेवल पर स्टार्ट किए हैं तो एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमारे साथ में बने रहिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू एवरीवन। तो दिस इज़ अवर एंड अवर वीडियो। थैंक यू।